साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चल रही है। ये कार्यक्रम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाला कार्यक्रम है। 365 दिन चलने वाला कार्यक्रम है, यानी पूरा साल भर चलेगा। 21 फरवरी 2023 से लेकर 21 फरवरी 2024 तक चलेगा। इतना लंबा चलेगा और 674 जिलों में चलेगा। तो ये बहुत बड़ा अभियान है। दूसरी बात, 6,500 तहसील है देश में। उसमें से 6,000 तहसीलों में जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के दूसरे कार्यरत कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा 6,000 तहसीलों में देश के चले गए। आप सोचते होंगे कि ये कार्यक्रम शायद गाजीपुर में चलकर खत्म हो जाएगा। नहीं, एक कन्याकुमारी से चलकर एक कश्मीर तक 365 दिन तक चलेगा, साल भर चलेगा। तो ऐसा अभियान आज तक भारत के किसी भी संगठन के द्वारा नहीं चलाया गया। एक बात तो ये ध्यान रखो। दूसरा, इतना बड़ा संगठन किसी के पास नहीं है जितना बड़ा हमारे पास है। जितना बड़ा संगठन, इतना देश भर का, इतना राष्ट्रव्यापी संगठन हमारे पास है, इतना बड़ा संगठन किसी के पास नहीं है। अभी 6 अक्टूबर 2022 को आपने देखा होगा कि हमने नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर को भी घेरा था। तो आरएसएस के लोग अपना ऑफिस का दरवाजा लॉक लगाकर भाग गए थे। तो हमने कहा, कहां तक भागोगे? अभी तो आप देश के अंदर ही भाग रहे हो। हाँ, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाओगे तो पाकिस्तान तो आपको अंदर लेने वाला नहीं है। चाइना भी आपको अंदर लेने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा नेपाल के लोग ले लेंगे, ज्यादा नेपाल वाले ले सकते हैं। तो नेपाल की जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़, बहुत ज्यादा। हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। तो नेपाल के लोग हम लोगों से झगड़ा फसाद लेना उनके फायदे में नहीं है। तो वो भी इससे सबक लेंगे, तो वो भी लेंगे, ऐसा लगता नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये एग्जाम्पल केवल इसलिए बता रहा हूं कि हमारे पास छोटा मोटा संगठन नहीं है, बहुत बड़ा संगठन है, विशाल संगठन है। और इसकी वजह से इतना बड़ा 365 दिन तक चलने वाला ये राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। आप सोचते होंगे इसको कितना खर्चा आएगा? हाँ, इसको तो बहुत खर्चा आएगा। तो कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि आपके पास कितना पैसा है? हमने कहा, हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। फिर कैसे चल रहा है इतना बड़ा अभियान? ये लोग चल रहा है, ये जनता, सारे देश भर में हमारा संगठन है। जहां भी हम जाते हैं ये सारा कार्यक्रम लोग करते हैं। सारा प्रचार प्रसार, अरेंजमेंट, व्यवस्था, खाने पीने की, मतलब पानी पीने की सारी व्यवस्था जो है वो जनता जनार्दन करती है। क्योंकि जब मैं 18 साल 3 महीने की मेरी उम्र थी, तब से लेकर अभी 66 मेरी
उम्र चल रही है। तो सरकार 58 साल में रिटायर्ड कर देती है? राज्य सरकार का जो कर्मचारी है वो 58 साल में रिटायर्ड हो जाता है और सरकार कहती है ये रिटायर्ड ही नहीं, टायर्ड भी हो गया है। तो हम 66 साल में न रिटायर्ड हुए हैं न टायर्ड हुए हैं, जंगे मैदान में अभी डटे हुए हैं। और 2030 तक ये 6 लाख गांवों का संगठन हो जाएगा। इसका संकल्प करके हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं। ये छोटा मोटा मामला नहीं है। ये 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसी को भी कहीं पर भी भागने का मौका मिलने वाला नहीं है। इस देश में 85-90% हम लोग हैं, उनको केवल जगाने भर की दे रहे हैं। तो ये जो अभियान ईवीएम मशीन का है, ये इन लोगों को जगाने का, राष्ट्रीय स्तर पर जगाने का बहुत बड़ा अभियान है। तो ये ईवीएम मशीन के विरोध में हमने ये अभियान, बंडाफोड़ अभियान क्यों शुरू किया? तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया। हेलो हेलो हेलो, अरे जनरेटर पे ही चलाओ। ये बिजली वाले जो है वो हमारी आवाज आपको पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि पंडित जी जो बिजली बोर्ड में कोई इंजीनियर होगा उसको मालूम होगा कि वामन मेश्राम अब बोलने के लिए खड़ा हो गया है, उसका गला दबाना संभव नहीं है, वो माइक का गला दबाता है समझ में। अरे हमारा गला ब्रह्मा नहीं दबा सकता, साला ब्राह्मण दबा लेगा। तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, हेलो 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 हेलो, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री जनरेटर में लगा देते हैं। लगाओ। हाँ, ये तो होशियारी की बात है कि जनरेटर की चाबी हमारे पास रहेगी, अब बिजली बोर्ड की चाबी दुबे जी के पास है। कहीं कहीं दुबे जी है, कहीं कहीं चौबे जी भी है ना। आपके यूपी में केवल दुबे जी नहीं, चौबे जी भी है। हाँ, तो इसलिए हम लोगों को खबरदार होना जरूरी है। मैं अपने लोगों को हमेशा कहते रहता हूँ कि अकेले बिजली के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए, और जनरेटर या बैटरी लगाना चाहिए, और माइक तो बैटरी पर चलाया जा सकता है। तो हमारी आवाज़ जो है वो लोगों तक हर हालत में पहुंचाई जा सकती है। हो गया साथियों, मैं आपको बता रहा था कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा? निर्णय में लिखा कि ईवीएम मशीन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कर सकती। फ्री का मतलब है भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं कर सकती, फेयर का मतलब है निष्पक्ष चुनाव नहीं कर सकती, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी चुनाव नहीं कर सकती। तीनों शब्दों का मिलाकर एक अर्थ निकलता है कि ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करके घोटाला करती है। तो ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है, और चोरी करके जिसको आपने वोट दिया उसके नाम पर जमा होने के बजाय वो किसी और के नाम पर जमा कर देती है। हारने वालों को जिता देती है, जिताने वालों को हरवा देती है। ये है ईवीएम मशीन का कमाल।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, मैं नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, मैं कोई बगैर सबूतों की बात नहीं कर रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कर सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसे समझना बहुत जरूरी है। यहां बैठे हुए किसी को भी दोबारा साबित करने की जरूरत नहीं है कि ईवीएम में घोटाला नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के द्वारा बनाई हुई सबसे बड़ी अदालत है और सबसे बड़ी अदालत ने निर्णय कर लिया ईवीएम में घोटाला होता है, अब किसी और को साबित करने की जरूरत नहीं है। ये समझ लो, क्योंकि कुछ लोग आपको ऐसा कह सकते हैं यहां से जाने के बाद, है आप में से कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, आप साबित करके दिखाओ, ऐसा कुछ लोग बोल सकते हैं। इसलिए उनको ये जवाब देना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया तो हमें साबित करने की क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट तो भारत के संविधान के द्वारा बनाई हुई सबसे बड़ी अदालत है। नागरिकों को ईवीएम मशीन की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को है। कानून भी तो हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। अरे समीक्षा करने की तो छोड़ो, चुनाव आयोग आपको ईवीएम मशीन बूथ के बाहर देखने भी नहीं देती, बूथ में ही आपको देखने देती है, और वो भी केवल वोटवा डालने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए नहीं देती है। ये मालूम होना चाहिए हमारे लोगों को। इसलिए अगर कोई ऐसा कहता है कि नहीं 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 ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, आप साबित करके दिखाओ, तो आपको कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है ईवीएम में घोटाला होता है, अब किसी दूसरे आदमी को साबित करने की जरूरत नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद जो ऐसा कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, जो लोग ऐसा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बाद ऐसा कहते हैं, वो सभी के सभी गधे की औलाद है। आपने सुना नहीं, ऐसा लगता है आप लोगों ने शायद सुना नहीं, तो एक बार और बोल देता हूं। जो लोग ऐसा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में घोटाला होता है, ऐसा फैसला देने के बाद भी जो ऐसा कहते हैं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, जो ऐसा कहते हैं वो सारे के सारे गधे की औलाद है। सारे के सारे रह गया था, सारे के सारे रह गया था, तो वो मैं ऐड कर दिया। छोटी बात नहीं जो कह रहा, और ये अरे ये सब दुनिया में जा रहा है, सारे दुनिया में भी देखा नहीं। आप लोगों को लगता है अरे गाजीपुर में ही लोग सुन रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये देख रहे हो नहीं है। ये सोशल मीडिया इज अ ग्लोबल मीडिया, इट्स नॉट ए लोकल मीडिया, ग्लोबल मीडिया है। सारे दुनिया में इसको देखा जाता है, करोड़ों लोग देख रहे हैं, सारे देश भर में देख रहे हैं। तो सारे देश भर के लोगों में आवाज जा रही है और सारे दुनिया और देश के लोग देख रहे हैं और वो सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बाद जो लोग ऐसा कहते हैं
कि नहीं नहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, वो सारे के सारे गधे की औलाद है। आपको थोड़ा और समझा देगा, क्योंकि समझाने की बात है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने फैसला दिया, गधा है वो क्या हमारे सारे गधे की औलाद लोग है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है सदाशिवम, है भाई, सदाशिवम चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ने फैसला दिया। चीफ जस्टिस पता है किसी को? हमारे बहुत सारे जो बोला शंकर लोग हैं, बोला शंकर। चीफ जस्टिस का दिया हुआ फैसला है। एक बात, दूसरी और एक बात, 2004 2009 में ईवीएम मशीन में घोटाला हुआ और घोटाला होने के बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में सबूत लेकर गए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सबूतों को छानबीन किया। छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। छानबीन करने के बाद फैसला दिया। सबूतों को छानबीन करने के आधार पर फैसला दिया। जो लोग ऐसा मानते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, उसमें से किसी ने भी ईवीएम की छानबीन की? देखने को नहीं मिलता, छानबीन करने को क्या है? देखने को नहीं मिलता। चुनाव आयोग किसी को ईवीएम मशीन देखने तक के लिए नहीं देती, छानबीन तो दूर की बात है। तो इस तरह से किसी भी ऐसे व्यक्ति ने जो ऐसा मानता है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, किसी ने भी ईवीएम की मशीन को छानबीन करके अपनी राय नहीं बनाई। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है। तो हमने पूछा फिर जब तुमने छानबीन किए बगैर ही अपनी राय बना रहे हो तो कैसे? कहा कि नहीं, आपने कैसे राय बनाई? कहा पहलवान जी ने कहा। हमने पूछा अब कैसे राय बनाई आपने? नहीं होती? नहीं, पहलवान जी ने कहा। तो हमने पूछा पहलवान जी? हाँ, वो जो दंड बैठक करता है। हाँ, दंड बैठक। अच्छा, वो कितने क्लास? नहीं, क्लास में नहीं पढ़ने के लिए गया। पहलवान होने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, दंड बैठक करने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि तुम उस बददिमाग आदमी को, जिसको कोई धेले की अकल नहीं है, उसके कहने पर कह रहे हो कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा दिया हुआ फैसला है, छानबीन के द्वारा दिया हुआ फैसला है। अब देखो, आपको फैसला दिया, क्या फैसला दिया? एक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, घोटाला हो सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस घोटाले को रोकना होगा, और रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक और मशीन लगाना होगा। उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। तीसरा मशीन देख, आपको थोड़ा समझाता हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले आप लोग वोट डालने के लिए जाते थे, 1950 की बात। जब आप वोट डालने के लिए जाते थे तो बैलेट पेपर होता था। नेताजी यहाँ है, निषाद जी यहाँ हैं, उनको भी मालूम है, उनके समय में बैलेट पेपर होता था ना नेताजी। बैलेट पेपर होता था, और जब आप बूथ पर जाते थे, चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे। बैलेट पेपर देने के बाद आप देखते थे। मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक बैलेट पेपर है, एक ईवीएम मशीन है, एक पेपर टेल मशीन है, तीन तरीके से देश में चुनाव हो रहा है।
वोट डालने के तरीके बदले गए हैं। वो सारे बदले हुए तरीके आपको मैं समझाना चाहता हूं ताकि आपको मालूम हो वोट का अधिकार आपके मुस्तकबिल को निर्धारित करने वाला अधिकार है। सारे संवैधानिक अधिकार वोट के अधिकार पर निर्भर है। अगर वोट का अधिकार बचता है तो सारे संवैधानिक अधिकार बच सकते हैं। वोट का अधिकार खत्म हो गया, आपके सारे संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। सामान्य बात नहीं है, ये बहुत भयंकर बात है। इसलिए आपको सारी बारीकियां मैं समझाना चाहता हूं। जब बूथ पर आप जाते थे तो आपको चुनाव आयोग के कर्मचारी बैलेट पेपर देते थे तो आप देखते थे, क्या देखते थे? कौन कौन कैंडिडेट है। इस साइड में कैंडिडेट के उम्मीदवारों के नाम लिखे होते और ये साइड में चुनाव निशान होते थे। इसमें होता था गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। ऐसे चुनाव निशान नहीं होते। आप लोग जानते हैं, अब मैं भी जानता हूं कि ऐसे चुनाव निशान नहीं होते हैं। फिर क्यों कह रहा हूं? आपको समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए कह रहा हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। और फिर आप सोचते किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। एग्जाम्पल, मतलब ये ईवीएम जो है ना, टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेंशन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा मनोरंजन कर रहा हूं। टेंशन ना हो इसलिए थोड़ा मनोरंजन भी कर रहा हूं। तो मनोरंजन करते करते आपको बात समझा रहा हूं। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। तो उस समय मुहर होती थी, उस समय मुहर होती थी। आप मुहर उठाते थे, ऐसे मुहर उठाते, देखो अरे शाही नहीं। फिर आप क्या करते थे? इंक का पैड होता था उसमें, हाँ शाही लग गई, बराबर लग गई। फिर देखते थे कि कुत्ते को वोट देना है तो सबसे नीचे कुत्ता है, हाँ बराबर कुत्ते को लग गया है। जिसकी आंख खराब है, फूटी हुई आंख है, कम दिखाई दे रहा है, चश्मा निकालता है, हाँ बराबर लगा हुआ। जो सही है वो बता रहा हूं, जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। और कंफर्म हो जाते थे आप, निश्चिंत हो जाते थे कि मैं जिस कुत्ते को वोट देना चाहता था, मेरा वोट उसी कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है। और फिर आप क्या करते थे? ऐसा फोल्ड करते थे, अरे बड़ा हो गया, छोटा करना पड़ेगा। फिर छोटा करते थे और छोटा करते थे और फिर बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। डालने के बाद निश्चिंत होकर घर में जाते थे। आपको यकीन हो जाता था कि मैंने जिसके नाम पर वोट दिया है उसी के नाम पर जमा हो गया है। ओके, ऐसा होता था बैलेट पेपर। अब ईवीएम आ गया, तीनों समझाना पड़ेगा तो आपको समझ में आ जाए। अब ईवीएम आ गया 2004 में। आने के बाद आप वोट डालने के लिए गए, ईवीएम मशीन में आप वोट डालने के लिए गए, आपने बटन दबाया तो मुहर नहीं थी उसमें। ईवीएम में मुहर नहीं होती है, बटन होता है। आपने बटन दबाया, कमल का फूल, पंजा, साइकिल, हाथी, आपकी मर्जी जहां है, आपने बटन दबाया। बटन दबाया, आपको आपने देखा, अरे बटन तो दिख नहीं रहा। आंखों से बैलेट पेपर पर दिखता था, ईवीएम में दिख नहीं रहा है। 2004 वाली जो मशीन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो मशीन पारदर्शी नहीं, पारदर्शी का मतलब दिखाई नहीं देने वाली। तो आपने बटन दबाया, आपको दिखाई नहीं दिया कि आपका वोट किस निशान पर बटन दब गया। आपने सोचा ऐसा इधर उधर तो नहीं गिर गए, ऐसा देखा इधर उधर तो नहीं गिर गया।
तो चुनाव आयोग का कर्मचारी आता है, फोटो देने के पास में आता है और कहता है वोटर को हो गया है, आपका वोट हो गया है। हमारा आदमी कहता है हो गया, हाँ हो गया। किधर से आए? हाँ इधर से। हाँ इधर जाओ, जल्दी जाओ। उत्साह से भगा गया। वो जाता निश्चित मन से, अरे पता नहीं साला मेरा वोट किसके नाम पर जमा हुआ, आंखों से दिखाई नहीं दिया, बैलेट पेपर पर दिखता था, दिखाई नहीं दिया। ऐसा 2004 में हुआ, ऐसा 2009 में हुआ। ध्यान रखो, अभी 2023 चल रहा है, 4/2000 का बता रहा हूं, 2009 का बता रहा हूं। 2004 में जो मशीन थी आंखों से दिखाई नहीं देता था, 2009 की मशीन में आंखों से दिखाई नहीं देता था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मशीन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कर सकती है, एक घोटाला कर सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस घोटाले को रोकना होगा। रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी मशीन लगाई, उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। अब 2008 अक्टूबर 2013 सरकार कांग्रेस की है, ध्यान रखो सरकार कांग्रेस की है, और 2014 मई में चुनाव होने जा रहा है और पेपर ट्रेल मशीन लगा। और चुनाव आयोग ने कितनी मशीनें लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और चुनाव आयोग ने मशीन लगाई 0.33%। 0.33% कितना होता है? आधा परसेंट भी नहीं। अगर 0.50 लगाया होता तो आधा परसेंट माना जाता, मगर ये 0.33% लगाया, इसका मतलब है आधा परसेंट भी नहीं लगाया। कितना मशीन लगाया, कितना नहीं लगाया? 99.67% नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देने के बाद नहीं लगाया। 33% लगाया, 0. तो आप वोट डालने के लिए गए तो आपको आंखों से दिखाई दिया। 2014 वाली जो मशीन है उसमें आपको आंखों से दिखाई दिया कि आपने कमल का फूल, पंजा, हाथी, साइकिल आपको दिखाई दिया। जिस किसी पर भी आपने बटन दबाया आपको आंखों से दिखाई दिया। और दिखाई देने के बाद में ये जो मशीन है ये पारदर्शी है, ये दिखाई दिया। मगर लगाया कितना चुनाव आयोग ने? 0.33%। क्यों लगाया इतना कम? क्योंकि चुनाव आयोग के पास ईवीएम मशीन खरीदने का अधिकार है। चुनाव आयोग के पास ईवीएम मशीन खरीदने का अधिकार है। तो चुनाव आयोग ने कंपनी वालों को बुलाया, अरे आओ भाई मशीन बनाना। कंपनी वाले गए, अब क्या बनाना है? क्या फीचर रहेगा? कहा कि घोटाला करने वाली मशीन बनाना। चुनाव आयोग कंपनी वालों ने कहा कि धीरे बोल रहे हो, थोड़ा सा जोर से। नहीं, ये ज्यादा जोर से नहीं बोलने वाली बात है। घोटाला करने वाली मशीन बनानी है, घोटाला करने वाली मशीन बनानी है, इतने जोर से नहीं बोलना चाहिए। ये चोरी चकारी वाला मामला है, इसलिए धीरे से बोल रहा हूं। घोटाला करने वाली मशीन बनानी है। कंपनी वाले ने कहा ज्यादा पैसा लगेगा, तुम धीरे से बोल रहे हो, मैं भी धीरे से बोल रहा हूं, ज्यादा पैसा लगेगा। अब क्यों? घोटाला करने वाली बनाना, इसलिए ज्यादा पैसा लगेगा। वैसे सस्ती मशीन दे सकते। कंपनी वालों ने चुनाव आयोग को कहा सस्ती मशीन दे सकते हैं। कहा कैसे? ईमानदारी की होगी, ईमानदार वाली मशीन देगी।
सस्ती होगी, ज्यादा झंझट वाला मामला नहीं है। हमको बनाने में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है, जिसलिए ज्यादा पैसा लगता है। ईमानदार मशीन आसानी से बन जाएगी, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, सस्ते में दे देंगे। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ईमानदार वाली मशीन नहीं चाहिए, घोटाला करने वाली ही मशीन चाहिए। चुनाव आयोग के कमिश्नर के जेब से थोड़ी पैसा देना है, ये तो भारत की प्रजा भारत सरकार को टैक्स देती है। क्यों, नेताजी बराबर है ना? भारत की प्रजा टैक्स देती है। आप सोचते होंगे अरे हम तो गरीब लोग हैं, हम कहां टैक्स देते हैं। इस देश में गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। डॉक्टरों ने टाटा बिरला अंबानी को कहा जरा नमक कम खाओ, टाटा बिरला अंबानी डॉक्टर पर गुस्सा हो गए। गरीब समझ रखा है, कम नमक खाने के लिए कह रहे हो, गरीब समझ रखा है। टाटा बिरला अंबानी ने ऐसे कहा, गरीब समझ रखा है। डॉक्टर ने कम नमक खाना है, गरीबी अमीरी का मामला नहीं है। तो क्या है, ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए कम नमक खाने के लिए बोल रहे हैं। टाटा बिरला अंबानी ने डॉक्टर को कहा, गरीब आदमी ज्यादा नमक खाता है, कभी कभी सब्जी नहीं होता तो नमक से रोटी खाता है, ज्यादा नमक खाता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता, गरीब का ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? डॉक्टर कहता है गरीब के शरीर में ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा। साला ब्लड ही नहीं, प्रेशर कहां से होगा? ब्लड होगा तो प्रेशर होगा, ब्लड ही नहीं तो प्रेशर कहां से होगा? मगर गरीब से गरीब आदमी भी इस देश में टैक्स पेयर है, टैक्स देता है। भारत सरकार के तिजोरी में गरीब भी पैसा देता है। तो चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा, अरे भारत सरकार का पैसा खरीदने के लिए लगेगा, हमारे जेब से ईवीएम खरीदना नहीं है। ज्यादा पैसा लगता है तो लगने दो, मगर हमें घोटाला करने वाली मशीन ही चाहिए। चुनाव आयोग को पहले से मालूम था कि मशीन घोटाला करने वाली है, पेपर टेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली है। तो चुनाव आयोग ने सोचा सर ज्यादा मशीन लगाऊंगा पकड़ने वाली तो मैं न पकड़ा जाऊंगा, इसलिए 0.33% पेपर टेल मशीन लगाया। अब ये जो पेपर टेल मशीन है ये क्या काम करती है, कैसे काम करती है? अब देखो, अब आप वोट डालने के लिए गए, आपको आंखों से दिखाई दिया, कैसे दिखाई दिया? कागज बाहर आया, कागज में स्टैंप लगा हुआ है। अगर आपने हाथी पर लगाया तो हाथी का चुनाव दिखाई दे रहा है, उस पर स्टैंप लगा है। कमल का फूल पर लगाया, कमल का फूल का चित्र दिखाई दिया, स्टैंप लगा है। पंजे पर लगा हुआ है, साइकिल पर लगा हुआ है, कागज बाहर आया। और 7 सेकंड तक वो कागज रुका। 7 सेकंड के बाद वो कागज का टुकड़ा कट गया और बैलेट बॉक्स में गिर गया। वो उसको कहते पेपर ट्रेल, वो मशीन में गिर गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, यदि राम प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, राम प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, ईवीएम मशीन की काउंटिंग हुई, राम प्रसाद चुनाव हार गए। राम प्रसाद ने कहा नहीं, मैं चुनाव हारने वाला नहीं हो, मुझे ईवीएम मशीन का रिजल्ट मंजूर नहीं है, ये पेपर ट्रेल से निकलने वाले जो कागजी वोट है उसकी रिकाउंटिंग किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हाँ करना हो। पेपर ट्रेल मशीन की रिकाउंटिंग हुई, राम प्रसाद ईवीएम मशीन में हार गए थे, कागज के टुकड़ों में जीत गए, कागज के टुकड़ों में जीत गए। अब कैसा जीते, थोड़ा ये भी बताना पड़ेगा भाई आप लोगों, तब तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये खेल कैसे चल रहा है। देखो,
जब आप पेपर टेल मशीन लगाने के बाद वोट डालते हो तो वोट डालने वाला एक आदमी है, मगर वोट का रिकॉर्ड दो जगह जमा होता है। एक ईवीएम मशीन में होता है। ईवीएम मशीन में वोट का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। ईवीएम मशीन के अंदर आपका वोट का रिकॉर्ड जमा हो गया। सारे दुनिया के एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल है। एक आदमी का वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है, ऐसा मैं नहीं सारे दुनिया के लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। थोड़ा प्रयोग करके दिखाता तो थोड़ा आप लोगों को समझ में आएगा। एक ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है ईवीएम। एक मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक है। आपने मोबाइल में मैसेज टाइप किया, आपने राम नारायण जी मैं वाराणसी एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठ चुका हूं, 2 घंटे में फ्लाइट दिल्ली में पहुंचेगी और मैं बाहर आऊंगा, आप दिल्ली के एयरपोर्ट पर मुझे रिसीव करने के लिए फला फला तारीख फला फला समय पर आ जाएंगे। आपने मैसेज टाइप कर दिया, राम नारायण को भेज दिया, राम नारायण को दिल्ली में मिल गया। वाराणसी और दिल्ली में बहुत किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से ज्यादा का अंतर है, मगर उसमें कोई वायर नहीं है, कोई तार नहीं है, मगर मैसेज गया। जाता है, जाता है, अमेरिका में भी जाता है, लंदन में भी जाता है, सारी दुनिया में जाता है? वायर है? नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, अगर यहां ट्रांसफरेबल है तो ईवीएम मशीन भी ट्रांसफरेबल है। सारी दुनिया के लोग मानते हैं कि ईवीएम मशीन का डाटा ट्रांसफरेबल है। दूसरी बात, अभी 1000 किलोमीटर का अंतर है, 7 कैंडिडेट है, 7 के वोट एक ही ईवीएम मशीन में जमा है। किलोमीटर भी नहीं है, आधा किलोमीटर भी नहीं है, 250 मीटर भी नहीं है, 100 मीटर भी नहीं है, 5 मीटर भी नहीं है, 1 मीटर भी नहीं है, आधा मीटर भी नहीं है। इतना मशीन, ईवीएम मशीन इतना है, इतने में ही सारा का सारा रिकॉर्ड है। तो इतने 1000 किलोमीटर ट्रांसफर हो सकता है, इधर के इधर नहीं हो सकता। इधर से निकलो इधर गए, इधर से निकलो इधर गए, इतना सा मशीन है। समझ में आ रहा है? तो वोट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। और पेपर ट्रेल मशीन में क्या होता है? आपने वोट दिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक आदमी वोट दे रहा है, 2 जगह जमा हो रहा है, एक ईवीएम मशीन में जमा हो रहा है, एक पेपर ट्रेल में जमा हो रहा है। पेपर ट्रेल में क्या हो रहा है? कागज का टुकड़ा कट कर पेपर ट्रेल मशीन में बैलेट बॉक्स में गिर गया है। ठीक है। अब राम प्रसाद चुनाव हार गए ईवीएम मशीन में, तो राम प्रसाद ने कहा मुझे ईवीएम का रिजल्ट मंजूर नहीं है, पेपर ट्रेल मशीन में जो कागज के टुकड़े गिरे हुए हैं उसकी गिनती किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, गिनती करना होगा। गिनती हुई, राम प्रसाद बैलेट पेपर में पेपर ट्रेल के कागजी वोट में चुनाव जीत गए। क्यों? क्योंकि ये देखो, यहां पंजे पे मोहर लगा है, यहां कमल के फूल पर लगा है। कमल के फूल वाला कागज पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकता, पंजे वाला कागज कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। आ रहा? समझ में आ रहा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आपका वोट गया, आंखों से दिखाई नहीं देता, उसका फिजिकल एविडेंस जैसे कागज दिख रहा है वैसा होता नहीं है, इसलिए वो ट्रांसफरेबल होता है। मगर पेपर ट्रेल मशीन में ये जो कागज का टुकड़ा गिरा हुआ है ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ये हस्तांतरित नहीं होता है। एक आदमी का वोट
दूसरे के नाम पर होता नहीं है, क्योंकि पंजे पे ठप्पा लगा है, कमल पे ठप्पा लगा हुआ है, हाथी पे ठप्पा लगा हुआ है, साइकिल पर ठप्पा लगा हुआ है। इसलिए एक का वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है, कागज का रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल नहीं होता है। इसलिए कागज के आधार पर राम प्रसाद चुनाव जीत गए। ईवीएम में घोटाला हुआ, उसका वोट किसी और के नाम पर ट्रांसफर हुआ, मगर पेपर ट्रेल में उसका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। इस वजह से पेपर ट्रेल मशीन में राम प्रसाद चुनाव जीत गए। ये बात है, मैं ये आप लोगों को समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जो समझ चुका हूं वो हमारे देश के तमाम लोगों को समझाया जाना जरूरी है। भारत में ये बात कोई भी समझाने का काम नहीं कर रहा है, केवल मेरे अलावा कोई समझाने का काम नहीं कर रहा है। मैंने 1-1.5 महीने से जब समझाना शुरू किया तो दिल्ली में हलचल मची और 13 पार्टी के लोग, जिसमें 4 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, दिल्ली में इकट्ठा हुई और ईवीएम में बैठक लिया। मेरे अभियान शुरू होने के बाद, आप लोगों ने खबर देखा होगा 2-4 दिन पहले, 13 पार्टी के लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए। उसमें 4 नेशनल लेवल की पार्टियां थी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, 4 नेशनल लेवल की पार्टियां, 9 रीजनल लेवल की पार्टियां, 13 पार्टियों के नेता इकट्ठा हुए और चुनाव आयोग को लिख कर दिया ईवीएम में गड़बड़ी होती है। जो हमने अभियान शुरू किया, दिल्ली के अंदर हलचल शुरू हो गई। आपको दिल्ली वालों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वो जगाने का काम नहीं करे, जगाने का तो मैं कर रहा हूं। क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने वामन मेश्राम का समर्थन घटाने के लिए ऐसा किया हो, और अगर ऐसा हुआ तो चुनाव आते आते वो लोग चुप हो जाएंगे। मैं तो चुप होने वाला नहीं हूं, वो चुनाव आते आते चुप हो सकते हैं। मैं ये लड़ाई बदस्तूर पहले भी लड़ा हूं, आज भी लड़ रहा हूं, आगे भी लड़ूंगा, क्योंकि इसने हमारे वोटों की चोरी की। वोट के ऊपर हम सब लोगों का भविष्य निर्भर है। अब साथियों, चुनाव आयोग ने 2014 में पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन नहीं लगाया, 2015 में नहीं लगाया, 2016 में नहीं लगाया। जब चुनाव आयोग ने नहीं लगाया तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया। ये तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी गया था, मैं गया सुप्रीम कोर्ट में जाना कोई मैजिस्ट्रेट के कोर्ट जाना नहीं है। ठोस सबूत चाहिए। अगर ठोस सबूत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जज आपकी फाइल आपके वकील के मुंह पर फेंक के मारता है। ठोस सबूत होना चाहिए। ठोस सबूत लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट को कहा, मान्यवर, आपने आदेश दिया 8 अक्टूबर 2013 को, चुनाव आयोग ने लागू नहीं किया, लागू करने का आदेश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग को कहा कि तुम बाहर बयान दे रहे हो, ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, बाहर बयान दे रहे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कोर्ट में आओ, कोर्ट में आओ, इधर हमें बताओ, नहीं होता है हमें बताओ। बाहर कौन तुम्हारी जांच कर रहा है, इधर हम जांच करेंगे तुम जो बयान दे रहे हो। चुनाव आयोग का वकील सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट के जज के एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाए, और सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया 100% घोटाला पकड़ने वाली मशीन 2019 के चुनाव में लगाने का आदेश दिया जाता है। 2019 के चुनाव में जो 13 लाख मशीन पेपर ट्रेल लगी, अरे वामन मेश्राम ने लगवाई। किसी को पता है? किसी अखबार ने खबर छापी? किसी टीवी वाले ने खबर दी?
13 लाख मशीनें वामन मेश्राम ने लगवाई पेपर टेल को। पेपर टेल को क्यों लगाया? क्योंकि पेपर टेल घोटाला पकड़ने वाली मशीन है, इसलिए लड़ाई लड़कर ये मशीन हमने लगवाया। लगी, आदेश दिया 24 है लिखी हुई। इस किसी को चाहिए, किसी को अंग्रेजी आती है तो हमसे ले लेना, ये सुप्रीम कोर्ट का ये भी फैसला ले लेना। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे कंप्यूटर के अंदर भी मिलता है, आप हमारा सुप्रीम कोर्ट का केस नंबर ले लो तो आपको कॉपी मिल जाएगी। इस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि 2019 के चुनाव में 100% मशीनें लगाई जाएगी। ऑर्डर आगे, जैसे ही ऑर्डर आया, दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी को खबर गई, नरेंद्र मोदी को खबर गई अब 2019 के चुनाव में मोदी चुनाव जीतने वाला नहीं है। क्यों? अब वामन मेश्राम ने टांग अड़ा दिया है, वामन मेश्राम ने टांग अड़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 100% घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगेगी, और वामन मेश्राम ने टांग लगा दिया है, अड़ा दिया है। ये कोई गांधी जी की सिंगल हड्डी की टांग नहीं है, ये वामन मेश्राम की टांग डबल हड्डी वाली टांग है। मोदी को समझ में आया, मोदी ने कांग्रेस को कहा कि आप हमारी मदद कर। कांग्रेस के लोगों ने मोदी को कहा प्रधानमंत्री कौन है? कहा कि हम। सरकार किसकी? हमारी सरकार है। कांग्रेस की सरकार है? नहीं है। प्रधानमंत्री कांग्रेस का है? नहीं है। सत्ता कांग्रेस के पास है? नहीं है। सत्ता किसके पास है? आपके पास है। हमारी मदद क्यों मांग रहे? नहीं, वामन मेश्राम की डबल हड्डी की न टांग है भाई, रोकना होगा, हमारे अकेले बस की बात नहीं है, ये रोकने के लिए आपकी मदद लगेगी। कांग्रेस के अभिषेक मनु संघवी, मनु का नाम सुना है ना आप लोगों ने? वकील का नाम देखो कैसे, अभिषेक मनु संघवी, केवल संघवी नहीं है, मनु संघवी। ये भारत के 10 बड़े वकील है, उसमें से एक है अभिषेक मनु संघवी। 10 बड़े वकीलों में सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में गए और कहा ये जो वामन मेश्राम का आदेश है, इसके तहत 15 लाख वोट की गिनती करनी पड़ेगी, बड़ा लंबा समय लगेगा। हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। चुनाव आयोग को कितना पावर दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने? कहा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। ज्यादा समय लगे कम समय लगे इसके बारे में कोई फैसला लिखा बाबा साहब ने? ला, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करना है। जितना ज्यादा समय ले सकते हो ले लो, मगर चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। ज्यादा समय लगना गलत बात नहीं। मगर कांग्रेस वाले सुप्रीम कोर्ट गए कि वामन मेश्राम के ऑर्डर से ज्यादा समय लगेगा, जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए मिलान करा दो। ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन के साथ पेपर टेल मशीन की 50% वोट का मिलान करा दो, और मिलान से घोटाला होता है या नहीं होता है जांच लो। एक केस लेकर कांग्रेस के लोग बीजेपी की मदद करने के लिए दिल्ली में गए। क्यों गए? क्योंकि 2004-2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। घोटाले का डाटा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इकट्ठा करके कांग्रेस की चोरी को पकड़ा, और अडवाणी ने कहा सारे देश के लोगों को बता देंगे, सारे देश के लोगों को बता देंगे कि तुमने घोटाला करके चुनाव जीता। आरएसएस के लोगों ने सारे देश के लोगों को बताएंगे,
कांग्रेस ने कहा ऐसा मत करो, आग लग जाएगी देश में, ऐसा मत करो। नहीं नहीं बताएं। अच्छा हमने घोटाला करके चुनाव जीता, आप भी एक बार घोटाला करके जीतो, तो फिर तो नहीं बताओगे। नहीं, आपने 2 बार घोटाला करके जीता, हमको भी 2 बार घोटाला करके जीतने का मौका मिलना चाहिए। अगर आपने 2 बार घोटाला किया और हमको भी 2 बार घोटाला करने का मौका मिला तो हम चुप रहेंगे। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चिड़ी चुप। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चिड़ी चुप। साला किसी को पता ही नहीं चलेगा, घोटाला होता रहेगा। चुनाव कांग्रेस जीतते रहेंगे, बीजेपी जीतते रहेंगे, कभी कांग्रेस, कभी राजाराम, कभी सीताराम, कभी सीताराम, कभी राजाराम। और हम लोगों का क्या है? हम लोग राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम साला भजन गाने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। साथियों, इस तरह से ये जो ईवीएम मशीन का घोटाला है, एक घोटाला पकड़ने की दिशा में पेपर ट्रेल मशीन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और ये रोल प्ले करने के बाद 2014, 2015, 2016 में चुनाव आयोग ने ये मशीन नहीं लगाया तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए। हमें रोकने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी की मदद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया मिलान का। तो हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील ने कहा, कांग्रेस के वकील को कहा, वकील साहब आप 50% मिलान कराने की बात कर रहे हो। ये हमने 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा 100% का ऑर्डर है। आप कह रहे 50% मिलान करा दो। आप जरा बताइए तो 50 ज्यादा होता कि 100 ज्यादा होता है? आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, आप बताइए 50 ज्यादा होता है कि 100 ज्यादा होता है? 100 न ज्यादा होता है। अरे 100 का ऑर्डर है हमारा, तुम 50 की मांग कर रहे हो। ऑलरेडी 100 का ऑर्डर है, तुम 50 की मांग क्यों कर रहे हो? 100 में घोटाला पकड़ा जाएगा वकील साहब, एक केस पीछे ले लो। मगर वो बीजेपी की सरकार बनाने के लिए उनका गुप्त समझौता हुआ था। 2004, 2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके सरकार बनाई थी, इसलिए कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस ने माना 2 बार बीजेपी और आरएसएस के लोगों की सरकार बननी चाहिए। इसके तहत मिलान का मामला किया गया। चीफ जस्टिस कौन थे? रंजन गोगोई। रंजन गोगोई कौन थे? जिसके पर एक औरत ने विनय भंग का आरोप लगाया। जब जस्टिस गोगोई पर विनय भंग का आरोप लगा तो क्या हुआ? जस्टिस बोबड़े, ये बोबड़े कौन है? हमारे नागपुर का, मैं भी नागपुर का, वो भी नागपुर का। आरएसएस का उसका दादा, जिसने वकीलों का विंग स्थापित किया था आरएसएस का, उसका पोता सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर का जज था, जो बाद में चीफ जस्टिस हो गया। उसके नेतृत्व में 7 जज का बेंच बैठा और उसने फैसला दिया जस्टिस गोगोई निर्दोष है। जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में उस औरत की जांच करने के लिए जस्टिस पटनायक को लगाया। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। आरोप करने वाला भी निर्दोष, आरोपी भी निर्दोष। दुनिया के जुडिशियल हिस्ट्री में ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ, मगर हुआ। जब मैंने ये देखा, जब मैंने खबर सुनी, खबर पढ़ी, तो मुझे हैरानी हुई और मुझे पता चला कि पर्दे के पीछे खिचड़ी पक चुकी है। क्या खिचड़ी पक चुकी है? यदि जस्टिस गोगोई निर्दोष है तो उस औरत ने झूठा आरोप लगाया। अगर उस औरत ने झूठा आरोप लगाया तो जस्टिस पटनायक को उस औरत को दंड देना चाहिए था, सजा देना चाहिए था, मगर वो औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया गया। इसका मतलब है ये सारा का सारा बनाव था।
खेल था। ये बात समझ में आई। 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जस्टिस गोगोई ने फैसला दिया। क्या फैसला दिया? 1%। वामन मेश्राम का 100% भी नहीं, कांग्रेस का 50% भी नहीं, 1% केवल मिलान होगा। अब चोरी पकड़ना है तो 1% में पकड़ना होगा। मोदी के लोगों को, कांग्रेस आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को मौका मिल गया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, हमारा जजमेंट नीचे दबा दिया। दूसरा जजमेंट आया तो मोदी के लोगों को मौका मिल गया, आरएसएस को मौका मिल गया, भाजपा को मौका मिल गया। उन्होंने अपने लोगों को कहा कि तुम वोट डालने के लिए जाओगे ना, तो क्या करना? उन्होंने पूछा क्या करना? एक वोट नहीं डालना, 100 डाल देना, एक नहीं डालने। आप बोलेंगे क्या बोल रहे हो? आपको सबूत देता हूं। नरेंद्र मोदी वाराणसी में चुनाव लड़ रहे थे, 11 लाख लोगों ने वोट दिया। कितना निकलना चाहिए? 11 लाख ही निकलना चाहिए। 12,87,000 निकला। नहीं, समझ में नहीं आया। अरे 11 लाख लोगों ने वोट दिया तो मशीन से भी 11 लाख ही वोट निकलना चाहिए था। 12,87,000 वोट निकला। 1,87,000 वोट ज्यादा निकला। ज्यादा क्यों निकला? आरएसएस के लोगों ने कहा मोदी का मामला है भाई, जरा 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 ऐसा करके ना, एक वोट मत डालना, 10-20 से कम मत डालना। इस वजह से इतना ज्यादा वोट निकला। और कितना निकला थोड़ा सा मेरे पास में इतने सारे सबूत है, इतने हैं सबूत सारे ट्विटर। आपको अभी इसके बारे में बता रहा हूं। 1-2 सबूत नहीं है, आपको ये भी बताया जाना बहुत जरूरी है। 373 आउट ऑफ 543 लोकसभा की सीटें कितनी है? 543 सीटें हैं। उसमें से 373 सीटों का डाटा हमारे पास है, डॉक्यूमेंट्री डाटा है। क्या डाटा कह रहा है? आपने जितना वोट डाला उससे ज्यादा निकला। कितनी सीटों पर निकला? 373 सीटों पर निकला। बहुमत के लिए, सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 272 चाहिए। डाटा ज्यादा कितनी सीटों पर निकला? 373 सीटों पर निकला। इसका मतलब है 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी 100% घोटाला करके प्रधानमंत्री, 100% घोटाला करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना। नरेंद्र मोदी से बहुत लोग डरते हैं कि मुझे अंदर डाल देगा। बहुत लोग डरते ना, मैं नाम लेके बोल रहा हूं। नरेंद्र मोदी 100% घोटाला करके प्रधानमंत्री बना हुआ है। ये वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बना हुआ है। और अगर उसके अंदर औकात है तो मेरे ऊपर एफआईआर दाखिल कर ले। तो नहीं करेगा, नहीं करेगा। आप बोलेंगे क्यों? मोदी को मालूम है वामन मेश्राम के पास सारे सबूत। मोदी को मालूम है वामन मेश्राम के पास, ये देख लो इतना सारा, इतने सारे सबूत। एक कोर्ट में इतने सारे सबूत, एक ही बहुत हो गया, इतने सारे। इसलिए कोई एफआईआर नहीं कर रहा है सारे देश भर में। और मैं कोई चोरी थोड़ी कर रहा हूं। मैं तो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, यदि शांतिपूर्ण तरीके से भारत में चुनाव रोका गया तो लोग हथियारबंद आंदोलन करेंगे। संविधान निर्माताओं ने शांतिपूर्ण परिवर्तन का रास्ता संविधान में लिखा। जिसको बहुमत मिला सरकार बनाने का उसका अधिकार होगा। अगर इसको रोका गया तो लोग हथियारबंद आंदोलन शुरू करेंगे देश में। और अगर ऐसा हुआ तो देश खतरे में पड़ जाएगा। देश को रोकने के लिए कर रहा हूं भाई। लोकतंत्र में सबसे बड़ा वोट आपका, वोट का अधिकार पवित्र वोट है। आपको देश में किसकी सरकार लानी है, किसकी सरकार नहीं लानी है, आपका अधिकार है।
आरएसएस बीजेपी का अधिकार नहीं, आपका अधिकार है। आपके वोटों की चोरी करते हैं। आपके घर में चोरी हुई तो क्या करते हो? एफआईआर करते हो ना? है? आपके घर में चोरी हुई तो आप एफआईआर करते, पुलिस चौकी में जाते हो नहीं जाते? अरे देश की चोरी हो गई, सारा सारा का सारा 140 करोड़ लोगों के वोटों की चोरी हो गई। इतनी बड़ी चोरी 1000-5000 करोड़ का मामला नहीं है। अरे बाप रे बाप, 42 लाख करोड़ का एक साल का बजट है। एक साल का 42 लाख करोड़ का एक साल का बजट। जो झूठा आदमी देश का प्रधानमंत्री बनेगा उसके नियंत्रण में 42 लाख करोड़ का बजट है एक साल का भारत सरकार का। उत्तर प्रदेश का अलग है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग है। ये तो अकेले देश का बजट बता रहा है। इस तरह से इतने लाखों करोड़ों पर उनका कब्जा होता है और वो उनके, अब ये जो अडानी खुद है, अरे 25 साल पहले का अडानी का नाम सुना था? 25 साल पहले जामनगर में अडानी स्कूटर, बजाज स्कूटर पर, बजाज स्कूटर ऐसा टेढ़ा करके चलाना पड़ता था, है बजाज स्कूटर, बजाज स्कूटर पर चलता था अडानी। आज जानते हो उसके बीवी के पास एरोप्लेन, उसके पास एरोप्लेन, उसके दूसरे बेटे के पास एरोप्लेन, उसके तीसरे बेटे के पास एरोप्लेन, चलो सबके पास एरोप्लेन। जमीन पर नहीं चलते, हवा में चलते हैं। ये सारा पैसा आया कहां से? ये सारा घोटाला जो है इस आधार पर हो रहा है, इसको समझना जरूरी है। इसलिए साथियों, इसे रोकना होगा। आपका सारा का सारा अधिकार खत्म हो गया, इसे रोकना होगा। महंगाई बहुत बढ़ गई, रोक रही सरकार? नहीं। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहा। क्यों? सरकार क्या सोचती है? लोगों के वोट थोड़ी चाहिए हम, जो हमको लोगों को खुश करना है। हमको खुश करना है ईवीएम मशीन को। अब ईवीएम से ना हमको चुनाव जीतना है, लोगों के वोटों से थोड़ी जीतना है। ईवीएम से चुनाव जीतना है, लोगों के वोटों से चुनाव नहीं जीतना है। तो लोगों की समस्याओं का कोई समाधान होने वाला नहीं है। आपकी कोई समस्या का समाधान क्यों नहीं होगा? ईवीएम से चुनाव जीता जाएगा, आपके वोटों से चुनाव अब होने वाला खत्म हो गया। रोकना होगा। इसको रोकने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? चुनाव आयोग को हमने चेतावनी दी, ईवीएम मशीन में सुधार करो, ईमानदार मशीन बनाओ। जब धोखाधड़ी घोटाला करने वाली मशीन बनाई जा सकती है तो ईमानदार भी मशीन बनाई जा सकती है। बनाने वाले पर निर्भर है, बनाई जा सकती है। बनाओ। यदि नहीं बनाते हो तो भारत बंद किया जाएगा। ये इसीलिए जागरण कर रहे हैं। पहले लोग इसका साथ देते नहीं थे। बहुत सारे लोग, जब हमने ये अभियान शुरू किया था, ईवीएम में घोटाला होता है, तो लोग क्या कहते थे जानते हो? लोग क्या कहते? अरे वामन मेश्राम पगला गया है, अरे वामन मेश्राम पगला गया है। हम तो समझते थे कि उसको बहुत दिमाग है, अरे पगला गया है। अभी 13 पार्टी के लोग साले दिल्ली में इकट्ठा होकर वो भी पगला गए। हमारी बात अब मान रहा है, हमारी मानता नहीं था, अभी मान रहा है। और इस तरह से साथियों, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, रोकना होगा। रोकने के लिए हम लोगों ने निर्णय किया, भारत बंद करेंगे। आपको मालूम है हमने सीए के विरोध में भारत बंद किया था, याद है? हमने सीए के विरोध में भारत बंद करवाया था। सीए के विरोध में जब भारत बंद करवाया था, बहुत बड़ा भारत बंद हो गया था। नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया, क्या था उसमें? आरएसएस के लोगों ने प्रचार किया ये कानून मुसलमानों के विरोध में। हम आसाम गए, आसाम में पता चला 19,48,000 लोगों को
नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। उसमें केवल 5 लाख मुसलमान थे, 14,48,000 SC ST OBC के लोग थे। तो हमने समझ लिया कि ये कानून मुसलमानों के विरोध में नहीं है, और अगर है तो 25% है, 75% SC ST OBC के विरोध में है। इस मुद्दे पर हमने भारत बंद करवाया, विशाल भारत बंद हो गया, इतना बंद हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। उस तारीख से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, RSS, BJP और कानून ठंडे बस्ते में डब्बे में डाल दिया है। जो कानून है पार्लियामेंट में पास किया, नरेंद्र मोदी पास किया, वो कानून ठंडे बस्ते में डाल दिया, नॉन इम्प्लीमेंटेशन में डाल दिया, डब्बे में डाल दिया। हमने भारत बंद किया तो उन्होंने उस कानून को डब्बे में डाल दिया। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। अगर नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री है तो उसका पास किया हुआ कानून वामन मेश्राम ने रुकवा दिया। वामन मेश्राम भी शक्तिशाली है। अगर वो शक्तिशाली है तो उसका बनाया हुआ कानून अगर वामन मेश्राम ने रोक दिया तो वामन मेश्राम की ताकत इंच भर मोदी से ज्यादा है, ज्यादा नहीं, इंच भर ज्यादा है। तभी रोकना पड़ा, कोई सामान्य बात नहीं है इतने बड़े देश में इतना विशाल आंदोलन भारत पर। इसलिए चेतावनी देता हूं चुनाव आयोग को, कानून और संविधान के दायरे में रहकर ईवीएम में सुधार करवा कर चुनाव करवाओ। तुम चाहते हो ईवीएम चालू रखना, रखो, ईमानदार मशीन लाओ। यदि नहीं लाए तो 2000 और हमारी बात नहीं मानी तो 2024 के चुनाव में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे, ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। कैसे फोड़ना होगा तो हमने सारे देश भर में तैयारी शुरू कर दिया है। आपको भी तैयारी करने के लिए आदेश दिया जाता है। क्या करना होगा? कल से 10, 20, 25, 50, 100, 200 लोगों की मीटिंग करो और मीटिंग करके फॉर्म भरवाओ कि कौन लोग ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए तैयार है। फॉर्म भरो और उसमें लोगों को तैयार करो। 15 लाख बूथ रहने वाले हैं। पहले 13 लाख थे, अभी 15 लाख बूथ रहने वाले हैं। तो 15 लाख शेड्यूल कास्ट के लोग, 15 लाख शेड्यूल ट्राइब के लोग, 15 लाख नॉमिनी ट्राइब के लोग, 15 लाख एमबीसी के लोग, 15 लाख ओबीसी के लोग, 15 लाख माइनॉरिटी के लोग, 15 लाख महिलाएं, 15 लाख महिलाएं, 15 लाख स्टूडेंट, यूथ, बेरोजगार, 15 लाख लोग तैयार करना है। एक बूथ पर कम से कम 7 लोग। हाँ, फोड़ना कैसे? बूथ में वोट डालने के लिए जाओ, मशीन में वोट डालो, डालने के बाद मशीन उठाओ जमीन पर पटक, मशीन फूट जाएगी। जैसे फूटेगी, वो सेंसिटिव मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एयर कंडीशन में काम करती है, फूट जाएगी, बंद पड़ जाएगी, चुनाव आयोग दूसरा मशीन लगा देगी। तो हमारे पास 7 लोग, एक को आजमाया और 6 बाकी है, दूसरे ने फोड़ दिया। अब मशीन खत्म हो गई, चुनाव आयोग के पास से मशीन खत्म हो गया और सारे देश भर में फिर चुनाव आयोग और भारत सरकार कहेगी अब चुनाव रोक दो। चुनाव रुक जाएगा और चुनाव रुकने के बाद क्या होगा? चुनाव रुकने के बाद सरकार, चुनाव आयोग कहेगी जनता ईवीएम को नहीं चाहती है, बैलेट पेपर लाना होगा। जनता ईवीएम नहीं चाहती है, बैलेट पेपर लाना होगा और बैलेट पेपर आए। ऐसा करना। कुछ लोगों ने मुझे कहा निशान की ईवीएम फोड़ोगे तो जेल होगा। क्या कहा? हमारे मित्र लोगों ने हमें कहा मिश्राम जी आप जगाने का काम बहुत अच्छा कर रहे हो, मगर हमने सुना आप फोड़ने वाले भी हो, जेल हो जाएगा। हमने पूछा गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए थे कि लहान हो गए थे?
तो हम महान हो गए थे, लहान नहीं हुए थे। कि महान हो गए थे तो हम भी जेल में जाते जाते महान हो जाएंगे। हम कोनो छोटा थोड़ी हो जाएंगे। हम कोई चोरी करके थोड़ी जेल में जा रहे हैं, डकैती डाल के थोड़ी जा रहे हैं। देश की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जा रहे हैं। गांधी जी भी देश के आजादी के लिए गए थे, वो महान हो गए। जब गांधी जी को साक्षात्कार हो गया कि मैं महान हो गया, तो गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। गांधी जी ने आदेश दिया अंग्रेजों को भारत छोड़ना। अगर हम महान हो गए, जेल में जाते जाते गांधी महान हो गए, तो हम भी हो जाएंगे। अगर हम भी महान हो गए, हमें भी साक्षात्कार हो जाएगा, तो हम भी कहेंगे पंडित जी भारत छोड़ो। याद रखना पंडित जी, हम नहीं चाहते कि आप छोड़ के चले जाओ, क्योंकि राजा जब हमारा आदमी बनेगा तो कोई ना कोई प्रजा तो चाहिए ना भाई। तुम राजा हो और हम आज प्रजा है। जब हमरा कोई आदमी कल राजा बनेगा तो तुम्हारा आदमी प्रजा रहना चाहिए ना भारत में। तो हम नहीं चाहते कि तुमको भारत छोड़ने के लिए कहा जाए, मगर अगर तुम लोग इस देश में सच्चाई को रोकने की कोशिश करोगे तो फिर हम लोगों को भी ऐसा करना होगा। और इस तरह से इस देश को हमने कहा, हमारे मित्रों को कहा, जेल में जाने का हमें कोई डर नहीं है। पुणे के पास एक नगर जिला है, वहां हमारा एक कार्यकर्ता है। हमने जैसा यहाँ भाषण दिया वहां दिया, वो कार्यकर्ता ने ईवीएम मशीन फोड़ दिया। अरे मैंने कहा तूने अकेले को क्यों छोड़ा है? 15 लाख को फोड़ना था, अकेले ने क्यों फोड़ा? फरवरी 24 में फोड़ने की बात कर रहे थे, हमको रहा नहीं गया, जल्दी फोड़ने के लिए हमारी इच्छा हुई, हमने फोड़ दिया, फोड़ दिया। मैंने कहा क्या हुआ? एफआईआर हुआ। फिर क्या हुआ? पुलिस वाले पकड़ के लेके गए। फिर क्या हुआ? जमानत हो गई। फिर क्या हुआ? केस चला। फिर क्या हुआ? जज ने पूछा, क्या पूछा? क्यों फोड़ा? तो हमने कहा कि वामन मेश्राम ने हमको कहा, हमारा ना किया। और क्या कहा कि वामन मेश्राम ने हमको ये दिया। ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये क्या लिखा है? हमें अंग्रेजी नहीं आता है, मगर उसने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ईवीएम में घोटाला होता है। अच्छा, ये लिखा हुआ है? हमारे पास ले। जज ने देखा, है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, जा निर्दोष, निर्दोष। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तालुका वालों को, मैजिस्ट्रेट को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। अरे एक आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, 15 लाख लोग जब इस तरह का काम करते हैं तो जानते हो क्या होता है? कर्नल गद्दाफी के घर में लाखों लोग घुस गए, उसकी हत्या कर दिया। एक आदमी ने एक आदमी की हत्या कर दिया, 302 का कलम लगता है, मर्डर का केस लगता है, फांसी की सजा हो सकती है, मगर वहां कर्नल गद्दाफी को लाखों लोग उसके घर में घुस गए, उसकी हत्या कर दिया। हत्या कर दिया तो 302 नहीं लगा, मर्डर का केस नहीं लगा। तो दूसरे दिन अखबार में क्या छप कर आया? रेवोल्यूशन हो गया। जब लाखों लोग ऐसा करते हैं तो उसे क्रांति कहते हैं। एक आदमी की हत्या करता है तो बोलते हैं हत्या हो गई है, लाखों करते हैं तो कहते हैं क्रांति हो गई है। अरे मैं तो लाखों की बात कर रहा हूं, लाखों की तैयारी करवा रहा हूं। सारे देश भर में किसी को कोई सजा होने वाली नहीं है, मगर सजा का डर जिसको होता है वो कभी जीवन में बदलाव नहीं कर सकता है। जिसको डर होता है जेल में जाने का, वो नहीं जाता है, और जिसको डर नहीं लगता जेल में जाने का,
जेल में जाने का डर नहीं लगता, उसको कोई जेल में नहीं डालता। जिसको जेल में जाने का डर नहीं होता उसको कोई दुनिया में जेल में नहीं डालता है। तो पुलिस वाला कभी कभी क्या कहता है हमारे आदमी को, जेल में डाल देंगे, हमारा आदमी डर जाता। हमने लोगों को पढ़ाया हुआ है, अगर पुलिस वाला कहे जेल में डाल देंगे तो सामने जाए, चलो चलो। पुलिस वाला कहता है इस वाला डर नहीं रहे, पुलिस वाला कहता है अरे डर नहीं रहे, हाँ चलो बैठ बैठ, अरे 2 चाय ले आओ तो। पुलिस वाला चाय पिलाता है। डर गया, गब्बर सिंह का डायलॉग मालूम है ना, है? जो डर गया सो मर गया। गब्बर सिंह वाला डायलॉग आपको, शोले फिल्म का, जो डर गया सो मर गया। इसलिए ये लड़ाई डरपोक लोगों की लड़ाई नहीं है। तो ईवीएम फोड़ने के लिए कितने लोग समर्थन करने वाले, हाथ खड़े करो, कितने लोग समर्थन करेंगे? अरे सभी लोग करने वाले हैं। हम तो सोच रहे थे कि जो नहीं करेगा उसको यहां हम लोग गद्दार घोषित करेंगे। तो सारे ईमानदार लोग हैं, कोई गद्दार नहीं है। इसलिए ये लड़ाई जीती गई, यही जीती गई और आगे जीतने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद।